Good morning, students and my dear friends. Today is 13th of March 2023, Monday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Recommended play speed for this video is 1.25x. Motivation of the day is the difference between what we do and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world's problem. And these are the Mint newspaper headlines, and these are the business newspaper important news headlines. And in today's discussion we are going to cover approximately 12 news articles, 5 from Mint and remaining from Business Standard. So let us start with article number 1 that is given on page number 1 of Mint paper. Banks offer lifeline to SVB hit startups. 3 इंडियन बैंक्स ने एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों बैंक ने मिल करके एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करी है जो कि फ़िलहाल वीकेंड पर भी काम कर रही है जस्ट टू सपोर्ट द और जस्ट टू असिस्ट द स्टार्टअप दैट हैज़ बीन इम्पैक्टेड बाय द कोलैप्स ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक। तो ये तीनों बैंक HSBC की इंडियन यूनिट के साथ मिल करके काम कर रहे हैं ऐसे सारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए जो कि सिलिकॉन SVB बैंक के कोलैप्स से इम्पैक्ट हुए हैं। और इसके लिए उन्होंने न्यू डॉलर अकाउंट ओपन किया है गुजरात के गिफ्ट सिटी में, विच कैटर्स द नीड ऑफ नॉन रेजिडेंट्स एज वेल एज द ऑफशोर एंटिटीज़। तो बेसिकली जो ये स्पेशलाइज्ड टीम क्रिएट करी गई है, इसका जो पर्पस है वो यही है कि स्टार्टअप्स को असिस्ट किया जाए। किस लिए असिस्ट किया जाए? इन मूविंग फंड्स टू देयर ब्रांचेस इन गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी में जो ये स्टार्टअप्स हैं ये अपना पैसा सेंड कर पाएँ, स्पेशली व्हेन जबकि जो SVB बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक है, उसके ट्रांजैक्शन पर फीस लगा दिया गया है। So basically these banks have set up the specialized team to assist the startups in moving their funds to their branches in the gift city। और इसके लिए गिफ्ट सिटी में उन्होंने एक स्पेशल और नया डॉलर अकाउंट ओपन भी किया है। और जब तक कि सिलिकॉन वैली पे जो ट्रांजैक्शन पर जो फ्रीज लगा हुआ, जब तक ये लिफ्ट आउट नहीं हो जाता, तब तक कि ये बैंक जो है इन स्टार्टअप्स को असिस्ट करेंगे फॉर देयर ट्रांजैक्शंस। अब ये बेसिकली SVB क्राइसिस और ये बेसिकली SVB जो इशू है ये है क्या? अगर हम देखें थोड़ा सा हिस्ट्री में, थर्सडे और फ्राइडे को US रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो कि कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और इनोवेशन से बिलोंग करती हैं, दे हैव शट डाउन द सिलिकॉन वैली बैंक एंड अपॉइंटेड द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एज अ रिसीवर। और इसी शटडाउन के बाद मोस्ट ऑफ द US और इंडियन स्टार्टअप जो हैं वो इम्पैक्ट होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम SVB बैंक की पॉलिसीज़ को देखें तो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं ट्रांजैक्शंस को लेकर के और फंड मूवमेंट को लेकर के ये बहुत ज़्यादा स्टार्टअप फ्रेंडली हैं। और इसीलिए कई सारे जो US स्टार्टअप्स हैं, इंडियन स्टार्टअप्स हैं, वो केवल और केवल इन्हीं SVB बैंक्स की सब्सिडी या इसी पर्टिकुलर बैंक की ब्रांचेस के साथ एक्सक्लूसिवली बैंकिंग करते हैं। Even the deposits of significant capital from the fund raises also tend to be parked with this SVB बैंक। और इसके शट डाउन के बाद डेफिनेटली जो स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो US स्टार्टअप्स हों चाहे वो इंडियन स्टार्टअप्स हों, वो बहुत विग्रेसली इम्पैक्ट हो रहे हैं क्योंकि कई सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया, ट्रांजैक्शंस को फ्रीज कर दिया गया है, SVB को शट डाउन कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। दे आर नॉट हैविंग एनी कंट्रोल ओवर देयर डिपॉजिट्स क्योंकि बैंक जो है वो फ्राइडे नाइट को शट डाउन हो गया आफ्टर द US ऑर्डर और US अथॉरिटी ऑर्डर। हालांकि जो कुछ स्टार्टअप्स हैं जिनको पहले से इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में, इस इवेंट के बारे में पता था, उन्होंने सक्सेसफुली अपना कुछ अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया था SVB से इनटू डिफरेंट बैंक अकाउंट्स। बट मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टार्टअप्स और मोस्ट ऑफ द US स्टार्टअप्स वर नॉट एक्चुअली अवेयर अबाउट दिस मैटर, जिसकी वजह से उनका जो ट्रांजेक्शन्स है, उनका जो डेली बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। SVB अलाउड स्टार्टअप टू सेटअप बैंक अकाउंट इन US विदाउट द यूज़ ऑफ सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो ये बहुत लीनियंट एक रूल था जिसकी वजह से जब इंडियन स्टार्टअप थे वो SVB बैंक के साथ ऑपरेट करते थे। अगर उन्हें कोई अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है किसी अदर कंट्री में, मोर स्पेसिफिकली US में, तो वो ईजिली US के
टेरिटरी में आराम से बैंक अकाउंट खोल सकते थे बिना किसी सोशल सिक्योरिटी नंबर के। एंड दिस वाज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज फॉर नॉन यूएस रेसिडेंट स्टार्टअप फाउंडर हु हैज सम एक्सपोजर इन बैंक डिपॉजिट्स इन एसवीबी। और एसवीबी की इस क्राइसिस के बाद डेफिनेटली जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। ये न्यूज़ मार्च 10 की न्यूज़ है। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। इंडिया यूएस टू इंक चिप कोलैबोरेशन पैक्ट। तो इंडिया और यूएसए एक साथ आ रहे हैं किस लिए? जस्ट टू साइन एन अकॉर्ड ऑन और द पैक्ट ऑन सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो सेमी कंडक्टर या हम जिसको चिप भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, तो चिप की जिस तरह के शॉर्टेज देखने को मिली और कई सारे एक्सपर्ट ने यह भी कहा था कि अभी आगे आने वाले टाइम में चिप की जो शॉर्टेज है वो बनी रहेगी। तो इसी चिप की शॉर्टेज के बाद इंडिया ने बहुत सारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए थे चिप मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। चिप के केस में हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं और इसी पर्टिकुलर चैलेंज को ओवरकम करने के लिए चिप मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए जो शॉर्टेज है उसको ओवरकम करने के लिए इंडिया जो है यूएस के साथ एक पैक्ट साइन करने जा रहा है और इसके लिए सेमी कंडक्टर इंसेंटिव स्कीम जो है वो लॉन्च करी जाएगी। दोनों कंट्रीज मिल करके सेमी कंडक्टर इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करेंगे टू प्रिवेंट अ सब्सिडी रेस एंड ग्लट इन सप्लाई ऑफ दिस वाइटल टेक्नोलॉजी। और हम कई बार चिप मैन्युफैक्चरिंग की ग्लोबल सेटअप के बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। 3 कंट्रीज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, यूएसए, ताइवान और नीदरलैंड। ये तीनों ही कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग में। यूएसए बेसिकली आर&डी के केस में, ताइवान जो है वो चिप का मैन्युफैक्चरिंग करता है और जो नीदरलैंड है दैट प्रोवाइड द हैवी मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द चिप। ये तीनों कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल ब्लॉक है इस पर्टिकुलर सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री में। और इंडिया में जिस तरीके से सेमी कंडक्टर या चिप शॉर्टेज की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर, मोबाइल सेक्टर इम्पैक्ट हुआ है, तो इंडिया इस पर्टिकुलर इवेंट से लेसन लेकर के अब चिप मैन्युफैक्चरिंग के केस में सेल्फ रिलायंट होना चाहता है। और इसके लिए कई सारी जो ताइवान की कंपनीज़ हैं, फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज, इनके साथ भी डील करी है इंडियन गवर्नमेंट ने और अब यूएसए के साथ भी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डील करने जा रही है। और इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है दोनों कंट्रीज़ ने मिल करके फॉर्म किया है। और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में डिस्कस किया गया किस तरीके से इंफॉर्मेशन शेयरिंग मेंटेन करी जाएगी ऑन कमर्शियल प्रॉस्पेक्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, कैसे प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट है उसको इनकरेज किया जाएगा, उसको बूस्ट किया जाएगा, सप्लाई चेन मैपिंग को लेकर के भी, जॉइंट वेंचर को लेकर के भी, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के भी, R&D पार्टनरशिप को लेकर के भी कई सारे जो इश्यूज़ हैं वो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में डिस्कस किए गए हैं। और बहुत जल्दी ही इंडिया और यूएसए चिप कोलैबोरेशन को लेकर के, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन को लेकर के एक डील साइन करने वाला है। हालांकि डील साइन करना में भी बहुत आसान हो बट इसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि R&D से लेकर के स्किल तक, एक्चुअल स्किल तक बहुत सारे नो हाउ की ज़रूरत होती है और इंडिया के पास फ़िलहाल के लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, चाहे वो टेक्निकल रिसोर्सेज हों, चाहे वो स्किल रिसोर्सेज हों, चाहे वो रॉ मटेरियल हो। और इसीलिए इंडिया डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट कर रहा है और कई सारे स्लैब्स में इंडिया यूएस के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा 5 साल, 10 साल और 20 साल, जिससे कि जो चाइना पर रिलायंस है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके। सो बोथ कंट्रीज आर सेपरेटली एमिंग टू स्पर द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन क्रिटिकल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। और इंडिया भी बहुत जल्दी $10 बिलियन की इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करने जा रहा है फॉर प्रमोटिंग द चिप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। ये भी मार्च के ही पेपर की एक क्लिप है। सेंटर एक्सपेंड्स फाइनेंशियल स्क्रूटनी। तो मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए सेंटर गवर्नमेंट जो है वो और ज़्यादा रूल्स लाने वाला, या हम बोल सकते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्ट करने जा रही है। तो बेसिकली जो ये रूल्स हैं किस किस इंडिविजुअल के लिए आ रहे हैं, किस किस इंडिविजुअल के लिए नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया जा रहा है रूल टाइटनिंग का। तो अगर हम देखें तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो फोकस है वो NGOs पर और ऐसे जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हैं उन पर गवर्नमेंट जो स्क्रूटनी है वो टाइट करना चाहती है। और इसीलिए इस यूनियन गवर्नमेंट जो है वो जो रूल्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड जो रूल्स हैं
उनको चेंज करने जा रही, उनको टाइटन करने जा रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए व्हाट इज़ दिस मनी लॉन्ड्रिंग। हम कई बार मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और मनी लॉन्ड्रिंग आज के टाइम में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंट्रीज़ के लिए, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो बहुत सारे जो एंटिटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो ईडी के कंट्रोल में आएंगे। इट मीन्स ऐसे सारे एनजीओज, ऐसे सारे इंडिविजुअल जो कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हैं, जो कि ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ के साथ, अब इन सारे ट्रांजैक्शन को ईडी जो है वो क्लियरली और प्रॉपरली एक्सेस कर पाएगा जस्ट टू इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और कई सारे जो टर्म्स की डेफिनेशन है वो भी वाइडन होने जा रही है। तो रूल्स को वाइडन कर रहे हैं, टाइटन कर रहे हैं, जिसके तहत कई सारे और नई एंटिटीज़ जो हैं वो अब ईडी के कंट्रोल में, ईडी के रेल में आएंगे। और ये कहा जा रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसको भी इंक्लूड किया जा रहा है अंडर दिस डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो फाइनेंशियल फ्लोज हैं, इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज हैं, उनको टाइटली मॉनिटर करने के लिए अब एनजीओज, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, क्रिप्टो करेंसी जैसे जो एस्पेक्ट हैं, ये भी नए रूल में इंक्लूड किए जा रहे हैं। द रूल्स वर डिस्क्लोज्ड एज अ पार्ट ऑफ 2 गज़ेट नोटिफिकेशन बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ट्यूसडे को ये डिस्क्लोज किए गए हैं, जहाँ पर पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, पीईपी इनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन, फंक्शनरीज ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, मिलिट्री पर्सनल, ये सारे भी अब उस पर्टिकुलर डेफिनेशन में, उस पर्टिकुलर परव्यू में आएंगे। इसके अलावा एनजीओज और जो बैंक्स हैं जो इन सब के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इन सारे ट्रांजैक्शंस के, इन सारे इंडिविजुअल्स के, इन सब पर भी अब जो है शिकंजा वो कसा जाएगा। और इन बैंक्स को और एनजीओज़ को बोला जाएगा कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सब की डिटेल्स जो है वो ईडी के साथ प्रॉपरली शेयर करी जाए, इनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, आइडेंटिटी मेंटेन करी जाए क्लाइंट्स की जो कि ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में। जो बैंकिंग कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, वो सारे इन ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करें, आइडेंटिटी मेंटेन करें, सीक्वेंस वाइज मैनर में इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें कि जब ईडी ये इंफॉर्मेशन सीख करे तो बैंक्स के पास, एनजीओज़ के पास, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास ये सारे रिकॉर्ड होने चाहिए। तो बेसिकली अब ईडी का जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम टुडेज मिंट पेपर। अडानी टू हॉल्ट सम इन्वेस्टमेंट, फोकस ऑन करंट प्रोजेक्ट। तो जिस तरीके से अडानी और हिंडनबर्ग का सागा चल रहा है उसको देखते हुए कई सारे इवेंट बीच में हो रहे हैं। अब रिसेंटली अडानी ग्रुप ने बताया है कि वो अपने जो प्रॉस्पेक्ट थे इन्वेस्टमेंट के, अपकमिंग जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थे, फिलहाल उनको नए प्रोजेक्ट को हॉल्ट कर रहा है फॉर सम टाइम। हॉल्ट करना मतलब रोक रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है। अभी जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर अडानी ग्रुप ज़्यादा फोकस करेगा। तो अडानी ग्रुप हैज़ टोल्ड द डोमेस्टिक लेंडर्स दैट इट विल परस्यू सम ऑफ इट्स प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट, स्पेशली दोज विदाउट फंडिंग कमिटमेंट, बट जिनमें फंडिंग कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट है उन्हें फिलहाल के लिए रोका जा रहा है, इसलिए ताकि जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पर फोकस किया जा सके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ब्लैकस्टोन टू सेल स्टेक इन सोना कॉमस्टार फॉर $640 मिलियन। तो ब्लैकस्टोन इज वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर कंपनी है। तो ब्लैकस्टोन जो है वो अपना जो रिमेनिंग स्टेक है सोना BLW प्रिसीशन फॉर्जिंग लिमिटेड में, जिसको सोना कॉमस्टार्स के नाम से भी जाना जाता है, तो वो जो रिमेनिंग असेट है ब्लैकस्टोन का सोना कॉमस्टार में अप्रॉक्सीमेटली $640 मिलियन का, उसको सेल करने जा रहा है ब्लैकस्टोन। तो जो ये सेल ऑफ शेयर है ये ब्लॉक डील्स के थ्रू होगी और ऐसा कहा जा रहा है मंडे तक, यानी आज तक ये डील कंप्लीट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट बैंक JM फाइनेंशियल जो है वो उस पर्टिकुलर सेल को मैनेज कर रहे हैं। और अगर अभी के शेयर की बात हो तो अप्रॉक्सीमेटली 20.5% शेयर है ब्लैकस्टोन का, किस में, सोना कॉमस्टार में। अब देख लेते हैं सम न्यूज़ आर्टिकल फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ Business Standard. Angel tax relief likely for SEBI enroll FPIs. So government is likely to exempt certain categories of investors from
एंजल टैक्स। तो एंजल टैक्स से कुछ रिलीफ प्रोवाइड करने जा रही है गवर्नमेंट कुछ स्पेशल एंटिटीज़ को, कुछ स्पेशल कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स को। कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको एंजल टैक्स से रिलैक्सेशन मिलने वाला है? तो ऐसे एंटिटीज़, ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि रजिस्टर्ड है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के अंडर में और जिनके चांसेस कम है कि वो अनअकाउंटेड मनी जो है वो सर्कुलेट करें। सो दोज एंटिटीज विच आर रजिस्टर्ड विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड हुज चांसेस ऑफ सर्कुलेटिंग अनअकाउंटेड मनी इज लो। इट मीन्स उनकी जो वर्दीनेस है वो हाई, क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है और उनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत प्रूडेंट हैं। ऐसी सारी एंटिटीज़ को फ़िलहाल के लिए जो गवर्नमेंट है वो एंजल टैक्स के पर्व्यू से एग्जिट कर रही है या रिमूव कर रही है। तो ऐसे कौन से फंड्स हैं? तो बेसिकली दीज टाइप्स ऑफ फंड्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPIs, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स VFVCs रजिस्टर्ड विद सेबी एंड RBI। तो ऐसे सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPIs और FVCs जो कि इधर RBI और सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं और उनके अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी प्रूडेंट हैं कि ऐसा इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि वो किसी भी तरह का अनअकाउंटेड मनी जो है उसको सर्कुलेट करें। तो यानी उनकी जो वर्दीनेस है वो बहुत ज़्यादा हाई। तो ऐसे एंटिटीज़ को फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट जो है वो एंजल टैक्स के पर्व्यू से हटा रही है। एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ये जो भी एग्जेम्प्टेड लिस्ट है इसको जल्दी ही नए फ्रेमवर्क के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो शेयर करेगा बाय अप्रैल 15। तो इनके लिए जो वैल्यूएशन रूल हैं वो भी नए इंट्रोड्यूस करे जाएंगे, नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा, इनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा एंजल टैक्स की जो पर्व्यू है उससे, जस्ट टू बेनिफिट देम। अब 15 अप्रैल तक गवर्नमेंट जो है इस लिस्ट को फाइनलाइज कर देगी। नाउ व्हाट इज दिस ऑल अबाउट एंजल टैक्स? तो अगर हम देखें तो दिस इज द एंटी अब्यूज मेजर जो कि गवर्नमेंट ने 2012 में इंट्रोड्यूस किया था। दिस सीक्स टू टैक्स एनी अमाउंट रिसीव ओवर द फेयर मार्केट वैल्यू एज इनकम इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। और फाइनेंस बिल जो है 2023 एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। कौन कौन बेनिफिट होगा इससे? डेफिनेटली ऐसी सारी जो रजिस्टर अथॉरिटीज़ या एंटिटीज़ हैं जो कि RBI या सेबी या किसी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड हैं, वो सारी एंटिटीज़ इस पर्टिकुलर नए प्रोविजन से बेनिफिट होंगी। वाई दिस मूव? स्टार्टअप्स एंड वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री सॉट एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स अलॉन्ग विद द चेंज इन देयर वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी। तो बेसिकली स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। एक्सपर्ट्स टेक क्या है इसमें? जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू कि इससे क्या फ़ायदा होगा। तो एक्सपर्ट्स प्रोविजनिंग शुड बी सफिशिएंट। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो लॉ में चेंज आ रहा है, वैल्यूएशन में और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जो चेंज आ रहा है, इससे जो है वो एक जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं स्टार्टअप्स के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे और डेफिनेटली स्टार्टअप्स का जो इंक्यूबेशन इकोसिस्टम है वो बूस्ट होगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंपोर्ट डिपेंडेंसी फॉर AC कंप्रेसर मे फॉल टू 15%। तो टॉप कंज्यूमर अप्लायंसेस कंपनी LG, Daikin, Media all are set to स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ AC कंप्रेसर। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, कंज्यूमर अप्लायंसेस की कंपनीज हैं, वो अब AC कंप्रेसर प्रोड्यूस करेंगी। और ये प्रोड्यूस करने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है AC कंप्रेसर को लेकर के अदर कंट्रीज़ पर वो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16% तक रिड्यूस हो जाएगी बाय फाइनेंशियल ईयर 27 to 28। अब क्वेश्चन ये उठता है ये कंपनी सडनली क्यों AC कंप्रेसर प्रोड्यूस करने लगी? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत इन कंपनीज को सेलेक्ट किया है। तो जो PLI स्कीम आई थी किसके लिए? वाइट गुड्स के लिए, AC और LEDs के लिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने टेंडर निकाले थे और टेंडर में ये 3 कंपनीज जो हैं वो सेलेक्ट हुई हैं और 3 कंपनीज को डिफरेंट जो इंसेंटिव हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर प्रोड्यूसिंग, फॉर मैन्युफैक्चरिंग द AC कंप्रेसर विद इन द इंडिया। और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ऐसा कहा जा रहा है कि जो कंपनीज हैं ये AC कंप्रेसर का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगी और 2027 तक इंडिया की जो डिपेंडेंसी है AC कंप्रेसर के इंपोर्ट को लेकर के अदर कंट्रीज पर वो रिड्यूस हो जाएगी। AC कंप्रेसर इज वन ऑफ द की कंपोनेंट इन AC एंड अकाउंट फॉर क्लोज ऑफ 30% ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट।
तो जो एसी की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसका 30% केवल और केवल एसी कंप्रेसर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। और इसके केस में इंडिया जो है वो नेट इम्पोर्टर है विद 2 की मैन्युफैक्चरिंग एसी कंप्रेसर इन कंट्रीज़। तो बेसिकली यूएसए और चाइना से जो है वो इंडिया जो है वो मेजॉरिटी फॉर्म में एसी कंप्रेसर को इंपोर्ट करता है। और अगर हम देखें जो पीएलआई की स्कीम जो ऑफर करी इसमें भी चाइनीज़ फर्म और यूएस बेस्ड एंटिटीज़ ही हैं जिनको ये सब्सिडी ऑफर करी है गवर्नमेंट ने, सिर्फ इसी कंडीशन पर कि वो इंडिया में प्रोड्यूस करें एसी कंप्रेसर को। और अगर डिमांड की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2022 में जो एसी की सेल है वो अप्रॉक्सीमेटली 8.5 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है और 2028 तक इसको एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 15 मिलियन तक हो जाएगी, यानी 8.5 मिलियन से इंक्रीज होकर के 15 मिलियन तक एसी की डिमांड हो जाएगी। एंड डेफिनेटली दिस ह्यूज डिमांड रिक्वायर द कंप्रेसर, और कंप्रेसर के लिए जो इंडिया की डिपेंडेंसी है वो भी रिड्यूस होगी। इसके अलावा जो अगर हम कॉस्ट की बात करें, अगर इंडिजीनियसली डेवलप कंप्रेसर यूज़ होंगे तो प्रॉबेबली हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जो एसी मैन्युफैक्चरिंग होगी उसमें कॉस्ट रिडक्शन भी हमें देखने को मिले। और जो गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम जो सपोर्ट प्रोवाइड किया है इन 3 कंपनीज़ को, एलजी, डाइकिन और मीडिया को, इसके तहत अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट जो है वो एंटिसिपेट कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक अप्रॉक्सीमेटली 12.4 मिलियन तक अमाउंट के एसी कंप्रेसर जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाएं। और अगर ऐसा हो जाता है तो इन दैट केस इंडियाज़ इम्पोर्ट डिपेंडेंस विल रिड्यूस फ्रॉम 85% टू 10%, जो कि ऐसा 10% तो एक नंबर माना जा रहा है, 15 से 16%, लेकिन अगर ये टारगेट अचीव हो जाता तो इंडिया की डिपेंडेंसी अप्रॉक्सीमेटली 85% तक 85% तक रिड्यूस हो जाएगी अदर कंट्रीज़ पर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Short clips from Business Standard. We see government in huddle after SVB meltdown. तो बेसिकली बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है इसकी क्राइसिस को थोड़ा सा डिटेल में कवर किया है। 3 न्यूज़ कंटिन्यूसली हैं इस पर्टिकुलर क्राइसिस से लेकर के। तो जो ये सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स के बाद जिस तरीके से इंडियन बैंक जो हैं वो टीम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इंडियन स्टार्टअप, उसी की तरीके से जो गवर्नमेंट्स हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा हडल में हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में हैं जस्ट टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ एसवीबी मेल्टडाउन। क्योंकि एसवीबी मेल्टडाउन की वजह से जो मार्केट है वो श्रिंक कर रही है, डिमांड श्रिंक डाउन हो रही है, पेमेंट जो है वो डीले हो रहे हैं, पे चेक्स जो हैं वो डीले हो रहे हैं। नॉट ओनली स्टार्टअप्स फाउंडर्स बट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड इन्वेस्टर्स इन हार्डल टू फाइंड द ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, बट गवर्नमेंट आर स्टेपिंग इन। मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो अपने अपने मोड पर डिफरेंट जो हैं वो एक्शन ले रही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी मिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट करके ये भी बोला है कि जो एसवीबी का क्लोजर है वो डिस्टर्ब कर रहा है स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसके लिए जो हमारे मिनिस्टर आईटी और इलेक्ट्रॉनिक हैं वो मिलेंगे भी स्टार्टअप से उनके चैलेंजेस को सुनने के लिए और उनके प्रोबेबल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरीके से यूके गवर्नमेंट जो है वो भी वर्क कर रही है अपने कैश फ्लोस और पेरोल रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए। डिफरेंट जो स्टार्टअप्स हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन स्टार्टअप से इम्पैक्ट हो रहा है, अदर स्टार्टअप्स भी इस पर्टिकुलर डिसीजन से इम्पैक्ट हो। अदर कंपनीज चाहे वो यूएस के स्टार्टअप्स हों चाहे वो यूके के स्टार्टअप्स हों। इंडस्ट्री सोर्सेज सेज एटलीस्ट 1000 स्टार्टअप्स वुड बी इम्पैक्टेड बाय द क्लोजर ऑफ एसवीबी। और अगर इंडिया के स्टार्टअप्स की बात करें, इंडिया के वेंचर कैपिटलिस्ट को देखें तो जितने भी इंडिया के जो इंपॉर्टेंट वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, चाहे वो सॉफ्ट बैंक हो, चाहे वो एसएल हो, चाहे वो सिक्वोया हो, सबके जो अकाउंट हैं वो एसवीबी के ही साथ हैं, एसवीबी में ही ओपन है। तो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20% इंडिया के जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो इम्पैक्ट होंगे बाय दिस क्लोजर ऑफ एसवीबी। तो बैंक्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो एक्शन मोड में हैं इस पर्टिकुलर क्लोजर को लेकर के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि इसी पर्टिकुलर न्यूज़ से ही एसोसिएटेड है। पेइंग स्टाफ फर्स्ट चैलेंज फॉर स्टार्टअप्स। तो जो ये एसवीबी क्लोजर हुआ है, इस क्लोजर के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज, जो सबसे इमीडिएट चैलेंज जो है स्टार्टअप्स के पास है वो है अपने स्टाफ को पेमेंट कर पाना। सो इंडियन स्टार्टअप्स विद यूएस एक्सपोजर्स आर कॉट इन
different chaos as Silicon Valley banks was shut down by US regulator। और इंडस्ट्री प्लेयर्स के अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है, इमीडिएट इशू है, वो ये है कि स्टार्टअप्स जो हैं वो किस तरीके से अपने पे रोल पेमेंट्स को करें, जो कि मार्च 13 से स्टार्ट होना था। तो पे रोल जो पेमेंट्स हैं, जो सैलरी पेमेंट्स हैं, जो स्टाफ पेमेंट्स हैं, वो सबसे बड़ा इंटरमीडिएट चैलेंज है इस समय स्टार्टअप्स के लिए कि किस तरीके से वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पे करें, क्योंकि जो अकाउंट्स हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, वो फ्रीज़ हो चुके हैं एसवीबी बैंक के साथ। तो जो एसवीबी में जो उनके अकाउंट में जो उनका एसवीबी अकाउंट में जो उनका मनी लैंड पार्क है, वो मनी कैसे बाहर निकाला जाए और किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया जाए, स्पेशली जो स्टाफ्स हैं उनकी पेमेंट के लिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एसवीबी क्राइसिस अनलाइकली टू अफेक्ट द इंडियन बैंक सेज एनालिस्ट। अभी तक तो बात हो रही थी स्टार्टअप्स की, चाहे वो इंडियन स्टार्टअप हो, चाहे वो यूएस स्टार्टअप्स हो, चाहे वो यूके स्टार्टअप्स हो, वो सारे स्टार्टअप्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 जो स्टार्टअप्स हैं वो एसवीबी फ्रीज के बाद इम्पैक्ट हो रहे हैं। लेकिन इंडिया के जो एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि इस स्टार्टअप्स के बाद जो ये सिलिकॉन वैली बैंक है, इसके फ्रीज होने के बाद, इसके शट डाउन के बाद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें इंडियन बैंकिंग सेक्टर पर देखने को नहीं मिलेगा। So the bank, which played a big role in financing the startups and technology players, faced a stress after incurring huge losses on its holding to US bond। तो बेसिकली अगर हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, जो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड आपको बताऊं, तो होता क्या है कि जब भी स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको पैसा चाहिए होता, तो कई सारे जो इंटरनेशनल वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल होता है। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ये इंडिविजुअल शेयर होल्डर से पैसा लेकर के पूल करते हैं मनी, और मनी को उन स्टार्टअप्स में लगाते हैं, और वो फिर स्टार्टअप्स जो हैं वो प्रॉफिट अर्न करके इनको वेंचर कैपिटलिस्ट को वापस करते हैं, देन दे डिस्ट्रीब्यूट दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट टू द अदर शेयर होल्डर्स। तो होता क्या है कि जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, स्पेशली यूएस बेस्ड जो बड़े बड़े जो वीसी हैं, यानी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इनके जो अकाउंट थे वो सिलिकॉन वैली बैंक्स में थे। ये जो अकाउंट्स थे ये सिलिकॉन वैली बैंक्स में अकाउंट मेंटेन करते थे। किसी भी तरह की फंड रेजिंग एक्सरसाइज जो होती थी इसी सिलिकॉन वैली बैंक के थ्रू होती थी। यानी वीसी को अगर कोई फंड करना है, वेंचर कैपिटल को कोई फंड करना है, सिलिकॉन वैली में उसका अकाउंट है, और उसी में जो जिस स्टार्टअप को फंड करेगा, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ, उस स्टार्टअप का भी इस पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट है, और इसी के थ्रू फंडिंग होती थी। इसी ये इंटरमीडियरी की तरह काम करता था सिलिकॉन वैली बैंक। अब हुआ क्या है, सिलिकॉन वैली बैंक को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है यूएस बॉन्ड जो उसने लिए थे, उस यूएस बॉन्ड में एक्सपोजर की वजह से, जिसकी वजह से जो यूएस की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने इस बैंक को शट डाउन कर दिया है। अब शट डाउन कर दिया, उससे क्या हुआ, इससे जो बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स थे, नेटवर्थ इंडिविजुअल थे, इन सब के अकाउंट जो एसवीबी में थे वो फ्रीज हो गए। स्टार्टअप्स के जो अकाउंट थे, जो मनी था, वो भी फ्रीज हो गया, क्योंकि वीसी इस अकाउंट के थ्रू, जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे वो इस अकाउंट के थ्रू, जो फंड मैनेजर्स थे वो इस अकाउंट के, इस बैंक के थ्रू स्टार्टअप्स को फंड करते थे। तो एक ह्यूज एक्सपोजर था इंडियन स्टार्टअप्स का और वीसीज का इस पर्टिकुलर सिलिकॉन वैली बैंक में। अब चूंकि ये बैंक शट डाउन हो गया है, क्लोज डाउन हो गया है, इसको मेल्ट डाउन कर दिया गया है, जिसके कि जो स्टार्टअप्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, केवल इंडियन स्टार्टअप्स ही नहीं, यूके यूएसए के स्टार्टअप्स भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो अमाउंट है, जो पैसा है, जो मनी है, वो इस पर्टिकुलर बैंक में फ्रीज हो गया है, और वो अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, अपने स्टाफ को सैलरी पे करने के लिए उनके पास अभी फिलहाल के लिए लिक्विड फंड अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं इंडियन बैंक्स क्या यहाँ पर हो। तो बेसिकली जो एक्सपर्ट्स हैं या एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि जो इंडियन बैंक्स हैं उनका बहुत कम एक्सपोजर है सिलिकॉन वैली बैंक में, चाहे वो इंडियन बैंक्स हों, चाहे वो अदर नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के एंटिटीज़ हों, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है एसवीबी बैंक में। हाँ, स्टार्टअप्स का एक तो एक्सपोजर है, बट बैंक्स का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एनपीए स्ट्रेस कैटेगरी में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इंडियन बैंक्स जो हैं वो एसवीबी की क्राइसिस से सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट नहीं करेंगे। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ओवर डजन इन्वॉल्व इन शॉर्ट सेलिंग कम अंडर सेबी स्कैनर। तो जो ये अडानी और हिंडनबर्ग का जो एक इशू चल रहा है, इसके इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हो चुकी है, और ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 12 एंटिटीज, मोर देन 12 एंटिटीज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेरिटरीज, जो कि सेबी के स्कैनर में आ चुकी हैं, सेबी की स्क्रूटनी में आ चुकी हैं।
और उन पर क्या एलिगेशन है, शॉर्ट सेलिंग का एलिगेशन। तो अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 फॉरेन और डोमेस्टिक एंटिटीज़ जो हैं वो सेबी ने आइडेंटिफाई करी हैं फॉर शॉर्ट सेलिंग बिफोर एंड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स अगेंस्ट अडानी ग्रुप। और इन एंटिटीज़ के ऊपर जो है वो सेबी जो है वो फिलहाल के लिए इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने जा रही है। और इन पर एलिगेशन शॉर्ट सेलिंग का है कि इन्होंने शॉर्ट सेलिंग के स्टॉक मैनिपुलेशन के थ्रू अडानी को प्रॉफिट पहुंचाने की, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट पहुंचाने की कोशिश करी है। तो इंक्वायरीज इन द ट्रेड पैटर्न ऑफ दीज एंटिटीज रिफ्लेक्ट अ प्रॉफिट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30,000 करोड़ प्री एंड पोस्ट हिंडनबर्ग सागा। और अब इन सारी एंटिटीज़ पर जो है वो सेबी का इन्वेस्टिगेशन चलेगा। प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, सेंटर अपोज प्ले फॉर सेम सेक्स मैरिज इन सुप्रीम कोर्ट। तो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में जो प्लिया थी फॉर अप्रूविंग द सेम सेक्स मैरिज, उसके अपोजिशन में अपना स्टैंड लिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपोज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अ बैच ऑफ प्लिया सीकिंग द लीगल वैलिडेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं इस समय, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, तो यू मे सी कि बहुत सारे जो मेल हैं, फीमेल है, वो आपस सेम सेक्स मैरिज देखने को मिल रही है। और इसको वैलिडेट करने के लिए एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर करी थी। और गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर इशू पर अपना जो स्टैंड लिया है वो अपोजिशन का स्टैंड लिया। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ वैलिडेटिंग, गिविंग द लीगल वैलिडेशन ऑफ दिस सेम सेक्स मैरिज। और क्या इसके पीछे आर्ग्यूमेंट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने? सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि दिस वुड क्रिएट अ हैवॉक और इट विल एक्चुअली इम्बैलेंस द पर्सनल लॉ एंड सोसाइटल वैल्यूज़। जो सोसाइटल वैल्यूज़ हैं, पर्सनल लॉ है, उसको इम्पैक्ट करेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सेम सेक्स मैरिज को लीगल वैलिडेशन नहीं देना चाहिए। हालांकि अभी इस पर सुनवाई होनी बाकी है, बट दोनों ही साइड ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। इफ यू वांट लेक्चर पीडीएफ, यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल. You can also follow me on other social media platforms. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.